नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सभी? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को और आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? क्लास थोड़ा सा लेट थी बेटा, 20 मिनट मैंने लेट लगवाया था क्लास को, लेकिन मैं और 10 मिनट लेट हो चुका हूँ। तो कैसे हैं, एक बार सभी लोग आ जाएंगे और उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन क्लास आप लोगों के लिए होगी। चलिएगा, क्लास चल गई। एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था कल, और उसके बाद हम फिर आज आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार मुझे बस कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि आप लोग कैसे हैं, और क्लास आपको आवाज़ क्लियर आ रही है या वीडियो आपको क्लियर दिख रहा है? जल्दी से बताइएगा बेटा, बताइएगा। क्लियर है सब कुछ? रूना कुमारी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चे। क्लास चल रहा है ना क्लियर? एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सुप्रभात। हाँ, क्लास चल रही है। साउंड आ रही है बेटा? आप सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? बताइएगा, आवाज़ आ रही है बेटा क्लियर? वॉइस आ रही है ना? साउंड प्रॉब्लम? बताइएगा। वॉइस क्लियर है बेटा अब? चलिए, एक बार बताइएगा, आवाज क्लियर है मेरी सभी बच्चों को? चलो, अब देखते हैं। आज हमने पढ़ लिया था, देखो चैप्टर हमारा चल रहा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम। चैप्टर हमने क्या पढ़ लिया था बेटा? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल और गति के नियम। बल और गति के नियम, ठीक है। बल और गति के नियम हम लोगों ने पढ़ लिए थे, ठीक। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। चैप्टर का नाम तो हमारा यही था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर का नाम तो हमारा यही था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लेकिन इसके अंदर जो टॉपिक आपने पढ़ा था कल, वो आपने पढ़ा था मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब है, आप लोगों ने संवेग जो टॉपिक है वो आपने कल पढ़ लिया था। यानी कि जिसका सिंबल हमने आपको बताया था कि पी क्या होता है बेटा, इसका मोमेंटम का सिंबल जो होता है वो क्या होता है? पी। साउंड में नॉइस आ रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बेटा। एक बार चेक कर लेता हूँ, सभी बच्चे थोड़ा सा वेट करेंगे। अब बताओ बेटा, अब क्लियर है आवाज? एक बार बताइएगा कमेंट करके, वॉइस क्लियर है बिल्कुल मेरी अब? बेटा एक बार बताओ, आवाज क्लियर है? मोमेंटम पी, एक बार चेक कीजिएगा अब। एक बार चेक कीजिएगा, चेक कीजिएगा बेटा एक बार आवाज। अब ज्यादा तो नहीं घुर्राहट हो रही? मैं धीरे धीरे बोलूंगा। इसका फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ लिया था मोमेंटम का। पी बराबर क्या था? एम वी। एम का मतलब क्या था? मास, यानी द्रव्यमान, इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेग। याद रखेंगे, द्रव्यमान गुणा वेग, इसे हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। मास इनटू वेलोसिटी, यही हमने पढ़ा था बेटा लास्ट क्लास में। क्लियर है? बिल्कुल सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा ये। चलिए, क्लियर नहीं है अभी भी? क्या कर सकता हूँ बेटा मैं इसमें? अभी देखो, थोड़ी देर के लिए मैनेज कर लीजिए, बस थोड़ी देर में आपको आवाज़ क्लियर आ जाएगी। माइक कवर, बस थोड़ी देर में आपको आवाज़ आने लगेगी, ठीक।
बताइए बेटा, अब बताइएगा एक बार कमेंट करके। अब बताइएगा एक बार कमेंट करके, अब आ रही है आपको आवाज क्लियर? ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम बराबर क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सभी लोग, ध्यान से सुनना सभी लोग मेरी बात को, कि अब हम पढ़ेंगे जो अगला टॉपिक हमारा आएगा, और इसकी ऐसा यूनिट भी मैंने आपको बताई थी। इसका जो मात्रक होता था क्या था बेटा, बताना। इसका जो मात्रक होता था वो क्या था हमारा, केजी मीटर पर सेकंड। क्या था, केजी मीटर पर सेकंड। यानी द्रव्यमान का होता है केजी, और वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है सबनम, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अंडरस्टैंड है सर, इतनी खराब भी नहीं है बेटा, अब आपको आ रही है। बस देखो थोड़ा सा ना, मैं अभी आवाज़ ठीक करवाने गया था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है थोड़ा सा। ठीक है, अब बताइए, अब क्लियर आ रही है बेटा सभी लोगों को? और थोड़ा सा लाइटिंग की भी दिक्कत है, तो आप लोग आज मैनेज कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये क्या होती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी कि यह हमारी क्या होती है बेटा, सदिश राशि होती है। क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई थी कि सदिश राशि उसे कहते हैं बेटा जिसमें परिमाण भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, वेक्टर। यानी परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, उसको हम सदिश राशि कहते हैं। तो हमारा संवेग जो होता है वो कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। क्लियर है बेटा? फॉर्मूला हमने कल क्या बताया था, सभी को नमस्कार जो बच्चे अभी आए हुए हैं। ठीक है, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था बेटा, बोलो। केजी, इसका यूनिट क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, और फॉर्मूला क्या है, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक, अब सुनो, अब सुनो मेरी बात बेटा। चलो, अब अगला टॉपिक जो आज का हमारा आ गया है, सभी लोग ध्यान देंगे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये तो मैंने कल का आपको रिपीट करवाया ताकि सब बच्चे आ जाएं, क्योंकि क्लास आज थोड़ा सा लेट थी बेटा। ठीक है, चलो। हाँ बिल्कुल, अब सुनो बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है लिखो, उसके बाद हम सेकंड लॉ पर आएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, और जो बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं उनके लिए तो खास तौर से है, रेलवे एसएससी की तैयारी जो करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हिंदी में लिखें, इस टॉपिक का नाम है संवेग संरक्षण का नियम। क्या नाम है बेटा इस टॉपिक का? इससे ना बंदूक गोली वाले सवाल हल किए जाते हैं। संवेग संरक्षण का नियम इस टॉपिक का नाम है, संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम इस टॉपिक का नाम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। याद रखना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये आपकी क्लास का। ठीक है, अब इसको जरा हम पढ़ेंगे। एक बात बताओ बेटा, मोमेंटम का मतलब क्या होता था, चोट का लगना। मोमेंटम का मतलब मैंने कल आपको बताया था कि मोमेंटम का मतलब होता है चोट का लगना। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, चोट का लगना। और चोट तब लगेगी जब टकराव होगा, यानी जब दो चीजें आपस में टक्कर खाएंगी, टकराएंगी, तभी तो चोट लगेगी बेटा। ठीक है, धन्यवाद कृष्ण उपाध्याय जी। ठीक है, चोट का लगना, याद रखेंगे टकराव। बात मेरी समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। यानी टक्कर हो रही थी तभी मोमेंटम होगा, चोट तभी लगेगी ना जब टक्कर होगी। ऐसे थोड़ी आंखियों से गोली चल जाएंगी भैया, ऐसे थोड़ी आंखियों से गोली मारे, नहीं।
सॉरी बच्चों, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, क्लास में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, मैं चला गया था, थोड़ा काम था, बहुत अर्जेंट काम था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। सॉरी उसके लिए। चलो अब आगे चलते हैं बेटा। तो मैंने बताया अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये। ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम। अब देखना बेटा, मैंने क्या कहा कि जब भी टक्कर होगी, जब भी टक्कर होगी, ठीक है, कंफर्म कर दो सर प्लीज, नर्सिया वो फोर्स है जो चेंज को, बिल्कुल बेटा, यस बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ठीक है, मैं कहीं नहीं गया, मैं आपके छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ, मेरा यही है परिवार, और यही फिर मेरे परिवार के सभी सदस्य हो आप। आपको छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता तो जाऊंगा कहाँ पर। ठीक है, अब सुनो बेटा, मैंने क्या कहा, टक्कर होना जरूरी है मोमेंटम के लिए। क्या होना जरूरी है? टक्कर, यानी कि टकराव होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? टकराव होना जरूरी है। तो बेटा ये लॉ ये कहता है कि कोई दो चीज जब टकरा रही हैं, कोई दो चीज जब टकरा रही हैं, तो टकराने से पहले का जो मोमेंटम होगा वो टकराने के बाद के बराबर होता है। ठीक है, हाँ एक ही नियम पढ़ाया हुआ है बेटा, इसके बाद दूसरा नियम आएगा। तो लिखो बेटा, टकराने से पहले का मोमेंटम, लिखो ये नियम ये कहता है मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। किसके बराबर होता है? मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन के बराबर होता है। याद रखेंगे, लिखो हिंदी में, टकराने से पहले का संवेग, टकराने से पहले का संवेग, पहले का संवेग बराबर होता है टकराने के बाद के संवेग के, टकराने के बाद के संवेग के। याद रखेंगे, टकराने के बाद के संवेग के क्या होता है? बराबर होता है। याद रखेंगे बच्चा? हाँ, ठीक है अंकित शर्मा जी, बहुत बढ़िया बेटा। अब सुनो, टकराने से पहले का संवेग, मान लीजिए मैं एक बात करता हूं, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, मान लो इसका मास है m1, इसका मास मान लीजिए m2, ये चल रहा है, इसका वेलोसिटी मान लो u1, इसका वेलोसिटी मान लो u2। यानी ये दोनों जैसे दो बॉल हैं, ये आगे 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 पीछे पीछे जा रही हैं दोनों बॉल। अब बेटा इनमें देखो, जैसे ही ये पिछले वाली बॉल ज्यादा तेज चलेगी, यानी u1 जब u2 से ज्यादा होगा, u1 u2 से ज्यादा होगा, तो ये आपस में क्या होगा? टकरा जाएंगी। क्या हो जाएंगी? टकरा जाएंगी। यानी कि इनमें यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? कॉलिजन हो जाएगा। कॉलिजन का मतलब क्या हो जाएगा? टकराव। ठीक है, टकराव हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ बेटा, क्या टकराएंगी तो क्या ये चिपक थोड़ी जाएंगी? नहीं, जैसे टक्कर मारेगा, भाई टक्कर, पहली बात तो ये कि जब पीछे वाला तेज चलेगा तभी टक्कर होगी, जैसे ही पीछे वाले ने आगे वाले को टक्कर मारी तो ये चिपकेंगे नहीं, ये फिर से क्या हो जाएंगे? अलग अलग। थोड़ी दूर के बाद चलने के बाद अलग अलग, लेकिन मास नहीं बदलेगा। द्रव्यमान इसका 10 किलो है, इसका 20 किलो तो वही रहेगा, इसका भी m1 रहेगा, इसका भी m2 रहेगा, लेकिन वेलोसिटी बदल जाएगी। ये मान लो v1 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? v2 हो जाएगी, लेकिन वेलोसिटी बदल जाएगी। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल सबनम, याद रखेंगे आप लोग। अब ये क्या कहता है? मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। तो बेटा आपको मैंने बताया था कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? P बराबर mv, यानी मास और वेलोसिटी का गुणा होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणा। तो इसका मतलब इसका मोमेंटम क्या आएगा? m1u1, इस दूसरे वाली का क्या आएगा टकराने से पहले? m2u2, बराबर आ जाएगा टकराने के बाद, यानी m1v1 प्लस क्या आ जाएगा? m2v2, यानी ये दोनों का क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। और ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, नोट कर लो, 30 सेकंड का टाइम आपको मैं दे रहा हूं। ये दोबारा से समझाता हूं, पहले इसको एक बार नोट करो सभी बच्चे, क्योंकि इससे बंदूक गोली वाले सवाल किए जाएंगे बेटा। ठीक है, चलिए बताइए बेटा। चलिए बताइए। m1u1 m2u2 m1v1 प्लस m2v2, याद रखेंगे सभी बच्चे? बोलो, एक बार फिर से बताता हूं बेटा।
जल्दी से बताओ बेटा। तो सुनो, मैं फिर से समझाता हूं बेटा। मोमेंटम का मतलब क्या था? चोट लगना, यानी कि चोट लगना। पहले ही बता चुका था, मोमेंटम का मतलब चोट लगना। और चोट कब लगेगी? जब टकराव होगा, टक्कर होगी। अब ये चीज, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, संवेग संरक्षण का नियम, ये कहता है कि मोमेंटम टकराने से पहले का, यानी कॉलिजन से पहले का मोमेंटम, दो चीज भाई, टक्कर दो चीजों के बीच में ही होगी, और टकराने के बाद का मोमेंटम हमेशा बराबर आएगा। यानी क्या आएगा? मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। जैसे समझो बेटा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये कोई वस्तु थी m1, मान लो ये 10 किलो की कोई चीज है, m का मतलब द्रव्यमान 10 किलो, इसका है 20 किलो। ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, लेकिन टक्कर कब होगी? जब पिछला वाला तेज चलेगा कि आगे वाला? तुम मुझे ये बताओ कि टक्कर कब होगी दोनों के बीच में? जब पिछला वाला तेज चलेगा कि आगे वाला तेज चलेगा? तो याद रखना, पिछला वाला तेज चलेगा। यानी u1 जो होगा वो किससे बड़ा होगा? u2 से बड़ा होगा। जैसे ही पीछे वाला तेज चलेगा, आगे वाले को जाके मारेगा टक्कर। और जब इन दोनों में आपस में टक्कर हो जाएगी प्यारे बच्चों, जब इन दोनों में आपस टक्कर हो जाएगी, तो थोड़ी दूर के बाद ये अलग हो जाएंगे। जैसे ही टक्कर मारेगा, आगे चला जाएगा वो, यानी कि दोनों में अलग अलग होगी। ये m1 है, ये m2, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ऐसे थोड़ी कि भैया मैं किसी से टकरा जाऊं तो मैं 70 किलो का 50 किलो का हो जाऊंगा, नहीं होऊंगा। 70 किलो अगर हूं तो टकराने के बाद भी 70 किलो ही रहूंगा, जब तक मेरे हाथ पैर टूट के नहीं गिर जाएंगे। तो ये 70, ये भी 70। अब इसका वेग बदल जाएगा, वेलोसिटी जो है वो बदल जाएगा बेटा, ठीक है। यानी कि जो u1 था वो v1 हो गया, जो u2 था वो क्या हो गया? v2। अब ये क्या कहता है बेटा कि भैया मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था? किस किस का मोमेंटम, किस किस का गुणनफल होता है? द्रव्यमान और वेग, मास और वेलोसिटी। तो बेटा इसका देखो गुणा कर दो, m1 u1 m2 u2 दोनों को जोड़ दो, किसके बराबर आएगा? m1 v1 और m2 v2 इसके बराबर आ जाएगा। किस किस को समझ में आए बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, यहां तक समझ में आया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये सूत्र याद कर लो। क्या कर लो बेटा? ये याद कर लो, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। वो भी m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2। क्लियर? क्लियर? अब हम चलते हैं बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। तो लिखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लिखो न्यूटन, न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का दूसरा नियम। सभी लोग लिखिए बेटा, हेडिंग डालो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का दूसरा नियम। क्योंकि अभी तक आपने पहला नियम पढ़ा है, इनर्शिया पढ़ा है, मोमेंटम पढ़ा है, और बेटा आप लोगों ने क्या पढ़ा है? हाँ, बताओ बेटा जल्दी से। बच्चे कह रहे हैं सर झूठ बोलने वाली मशीन और सच बोलने वाली मशीन को क्या कहते हैं? तो बेटा पॉलीग्राफ कहते हैं उसको, ठीक है। पॉलीग्राफ। थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम है, मैं उसको थोड़ा सा ठीक करता हूँ। आ गया ना सबको समझ में? जल्दी से बताओ, बस याद कर लो m1 u1 m2 u2, बस थोड़ा सा छोटा सा फॉर्मूला, चुटकू सा एकदम। m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। बस खत्म हो गया। क्लियर है? बस खत्म हो गया। इससे कैसे सवाल बनेंगे बस हम बताएंगे। मैंने क्या बताया? टकराने से पहले उनका वेग था, कॉलिजन से पहले वेलोसिटी कितना था? वेग u1 u2। बाद में कितना हो जाता है? v1 v2। बस मास सेम रहेगा, m1 m2 रहेगा, यहां पर भी क्या रहेगा? m1 m2। बस हो गया बेटा। क्लियर है? इसके क्वेश्चन किस टाइप का आएंगे वो कल मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि कल हमारी क्लास न्यूमेरिकल की ही होगी बेटी। आज हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन कल जो है प्रैक्टिस ही करेंगे। पूरे जितने भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर से बन सकते हैं। कौन से चैप्टर से? फोर्स वाले टॉपिक से, इसी को बेटा हम करेंगे। क्लास का टाइमिंग आपका 11 से 12 होता है, लेकिन आज आपका टाइमिंग 11:20 से 12:20 था, क्योंकि मैं अनाउंसमेंट के चक्कर में लेट हो गया था, इस वजह से बच्चे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं, हेडिंग डालो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के द्वारा दिया गया गति का दूसरा नियम। बेटा ये कहता है, बहुत आसान सी भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं प्यारे बच्चों। क्या ये कहता है कि बल जो होता है ना, फोर्स, छोटी सी बात कहता है, फोर्स जो होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, लिख लो,
डायरेक्टली proportional to the चेंज इन मोमेंटम। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा? चेंज इन मोमेंटम लिखो, यानी बल बल संवेग में परिवर्तन के, लिखो बेटा बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैं अभी समझाता हूं, पहले मैंने लिख दिया है। संवेग में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। बल संवेग में परिवर्तन के क्या होता है बेटा? अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, F इज, ऐसे लिख लेता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। अब मैं आपको समझाता हूं अच्छे से, एकदम बढ़िया से। यानी बल जो होगा वो संवेग में परिवर्तन के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। अगर इसको बढ़ाने पर ये भी बढ़ा, इसको घटाने पर ये भी घटा, तो इसका मतलब ये दोनों चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, यानी अनुक्रमानुपाती हैं। ये बात आप लोग याद रखेंगे सभी से, ठीक है। अब सुनो बेटा, देखना, बोर्ड का कलर चेंज कीजिए, बिल्कुल करेंगे बेटा अगली बार, ठीक है। देखो अभी तुम्हें समझ नहीं आया होगा, लेकिन जैसे ही मैं यहां पर एक वर्ड लिखूंगा तुरंत आ जाएगा। मोमेंटम का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? चोट। अब एक बात बताओ बच्चा, कि जितना ज्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा, जितना अपने हाथ को इस बोर्ड में जोर से मारूंगा, यानी बल ज्यादा लगाया तो चोट भी ज्यादा लगेगी। और आराम से ऐसे अपने हाथ को बोर्ड के अंदर मारूं, आराम से मारूं, तो क्या चोट ज्यादा लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? यानी जितना कम बल लगाऊंगा उतना चोट भी कम लगेगी, जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना चोट भी ज्यादा लगेगी। इसीलिए कहते भाई, मोमेंटम जहां भी दिख जाए ना, इसका मतलब सीधा सीधा चोट है, यानी उसको लगना है। तो यानी जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे, किसी दीवार में माथा मारो अपना, तो जोर से मारोगे तो जोर से चोट लगेगी ज्यादा, कम मारोगे तो कम चोट लगेगी। इसी को कहते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है। इसी को कहते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ को एफ लिख लिया। चेंज को बेटा हम साइंस की भाषा में डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर जितना ज्यादा बल बढ़ेगा, जितना बढ़ने का मतलब ये निशान बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये घट रहा है तो ये भी घटेगा। बात मेरी समझ पा रहे हो बेटा? अब मेरी बात सुनो, यानी बल जितना ज्यादा लगेगा मोमेंटम उतना ज्यादा होगा, ये जितना कम होगा मोमेंटम उतना कम होगा। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात प्यारे बच्चों, क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनो, कि फोर्स जो है, चेंज का मतलब होता है क्या? चेंज का मतलब क्या होता है? डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोमेंटम को पी कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था मोमेंटम को क्या कहा जाता है? पी से दर्शाते हैं मोमेंटम को। और बेटा कोई भी चेंज अगर साइंस के अंदर हो रहा है, कोई भी परिवर्तन अगर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? टाइम के रेस्पेक्ट में होगा, समय के अनुसार कोई भी परिवर्तन आपका होगा। किसके अनुसार होगा? टाइम के रेस्पेक्ट में, समय के अनुसार आपका ये परिवर्तन होगा। तो इसीलिए मैंने इसके नीचे क्या लिख लिया है? टी। टी का मतलब टाइम आपका लिख लिया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अंकित शर्मा जी, बिल्कुल बाबू, बहुत अच्छा लिखा है आप लोगों ने, बहुत बढ़िया, ठीक है। याद रखेंगे। आवाज आ रही है ना सभी बच्चों को मेरी? क्लियर? चलिए, बहुत समझ में आया आप लोगों को। तो कोई भी परिवर्तन चेंज होगा तो विद रेस्पेक्ट टू क्या होगा? टाइम, यानी समय के अनुसार कोई भी परिवर्तन होगा। ये फॉर्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है, और आप इसको याद रखना, एफ। अच्छा, जब भी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं ना, तो एक कांस्टेंट आता है बेटा। क्या आता है? प्रोपोर्शनल जब भी हटता है तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है, याद रखना, एक नियतांक आता है। क्या आता है बेटा?
जब भी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे नियतांक कहते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, ऐसी चीजों को कांस्टेंट कहा जाता है। तो यहां पर जो कांस्टेंट आता है वो आता है के। क्या आता है बेटा? के डेल्टा पी बाई टी। ये फॉर्मूला ये बन गया। और के की वैल्यू मेरे बच्चे, कांस्टेंट की वैल्यू मैंने क्या कहा था? फिक्स होती है। तो के की वैल्यू मानी जाती है 1। और ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है एफ बराबर डेल्टा पी बाई टी। क्या हो जाता है? एफ बराबर डेल्टा पी बाई टी। आपको पता है, ठीक है, आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। आपको पता है प्यारे बच्चों, जब भी कोई क्रिकेट का प्लेयर कैच लेता है तो अपने हाथों को ऐसे पीछे क्यों खींचता है? देखा है क्रिकेट का प्लेयर? क्रिकेट कौन कौन देखता है? मैच कौन कौन जानता है? क्रिकेट का मैच जब भी होता है तो अपने हाथों को ऐसे पीछे खींचता है। क्यों क्यों खींचता है? क्योंकि वो बॉल का टाइमिंग बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? बॉल का, जो बॉल हाथों में आई है उसका समय बढ़ाता है। क्योंकि वो जानता है, सेकंड लॉ, क्रिकेट का प्लेयर सेकंड लॉ जानता है कि अगर टाइम बढ़ेगा, समय अगर बढ़ेगा समय, तो याद रखना बल घटेगा। समय बढ़ेगा तो बल क्या होगा? घटेगा। उसके हाथों में चोट कम लगेगी। समझ पाए आदित्य जी? लव यू मेरे भाई। चलो याद रखेंगे बेटा। आवाज आ रहा है ना सभी लोगों को? क्लियर? बताइएगा। तो यानी कि क्रिकेट का प्लेयर जो है, अगर तुमसे पूछे कि क्रिकेट का जो प्लेयर होता है वो किस चीज का एग्जाम्पल है, तो याद रखना क्रिकेट का जो प्लेयर जब कैच लेता है तो क्रिकेट का प्लेयर अपने हाथों को पीछे खींचता है, क्योंकि वो जानता है सेकंड लॉ न्यूटन का। क्योंकि अगर वो ऐसे हाथों को करेगा तो जो बॉल है वो टाइम ज्यादा लगाएगी उसके हाथों में, और जैसे ही टाइम ज्यादा लगेगा तो यहां देख लो ये दोनों अनुक्रमानुपाती हैं, व्युत्क्रमानुपाती, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती है। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। यानी जितना ज्यादा टाइम बढ़ेगा फोर्स कम लगेगा, टाइम कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। क्लियर है बेटा? जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ। एफ बराबर डेल्टा पी बाई टी। इंपल्स बेटा अलग आएगा, फोर्स इंटू टाइम वो अलग आएगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या आपको सेकंड लॉ में कोई परेशानी, दिक्कत? एक बार मुझे फिर से बता दो बेटा। हाँ, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखेंगे आरुषि कुमारी जी? जल्दी से बताओ बेटा। इंपल्स अलग आएगा बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ, अभिषेक कुमार पांडे अभी आएगा। बताओ एक बार कमेंट करके, सेकंड लॉ किस किस को समझ में आया? सेकंड लॉ में बस छोटी सी बात, मैंने आपको एक बात बताई कि बल जो होता है, फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा? चेंज इन मोमेंटम, यानी कि संवेग में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी घटेगा। अगर समझ ना आए तो मोमेंटम का मतलब क्या लिख दिया है मैंने? चोट। यानी जितना ज्यादा तुम बल लगाओगे उतना चोट ज्यादा लगेगी, जितना कम बल लगाओगे उतना चोट क्या लगेगी? कम लगेगी। बस इतना आपको याद रखना है। जब भी हम हटाते हैं, चेंज का मतलब साइंस में डेल्टा होता है, मोमेंटम को पी कहते हैं, और कोई भी परिवर्तन अगर साइंस के अंदर हो रहा है तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समय के अनुसार हो रहा है बेटा। ठीक है, तो मैंने डेल्टा पी बाई टी लिख लिया। कांस्टेंट आ जाता है के, तो यहां बराबर लग जाता है, ये हटके यहां क्या लग जाएगा? बराबर डेल्टा पी बाई टी। और एफ और टी जो होते हैं बेटा, ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, जिसे हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है बेटा? रूपेश जी क्या समझ नहीं आया बेटा? ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ में कोई दिक्कत? बस ये लाइन याद कर लो, ये वाली लाइन जो है ना, यही सेकंड लॉ है बेटा। ये वाली जो लाइन है यही क्या है? आपकी सेकंड लॉ है। बाकी जब क्वेश्चंस हम कल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहां इन फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा? आ गया समझ में? जल्दी से बताओ एक बार कमेंट करके। उसके बाद हम चलते हैं बेटा न्यूटन का थर्ड लॉ। तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्रिकेट का प्लेयर किसका एग्जांपल है? तो याद रखना न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, के होता है बेटा कांस्टेंट, नियतांक होता है जिसकी वैल्यू एक होती है। एक यहां पर के की वैल्यू कितनी होती है? एक। फिक्स होता है नियतांक, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, चलें बेटा इससे आगे जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। उसके बाद क्वेश्चन तो कल आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूरे चैप्टर से, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। कल हम कम से कम 20-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज पहले हम इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट बेटा कर लेते हैं। ठीक है, चलें बेटा आगे। हाँ बिल्कुल, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं तो लिखो बेटा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या आता है बेटा? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लिखिएगा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सभी लोग लिखिएगा। न्यूटन का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम। लिखिए बेटा, गति का
तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम हेडिंग डालें, न्यूटन का थर्ड लॉ। इस थर्ड लॉ के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आपको 4-5 बातें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे पहली बात, दूसरी बात, 4-5 बातें हैं जो आप लोगों को समझनी है। थर्ड लॉ में न्यूटन ने ये बोला है, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं सर कौन सी बुक पढ़ें? बेटा बुक की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप नोट्स पढ़ रहे हो और आपको पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, शॉर्ट आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, मतलब क्या आपको वन लाइनर क्वेश्चंस भी मैं दूंगा। इसलिए मेरे हिसाब से तो साइंस के लिए आपको कोई बुक नहीं चाहिए, ठीक है। साइंस के लिए नहीं चाहिए, मैथ के लिए चाहिए आपको आदित्य सर का है, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप। रीजनिंग का चाहिए विक्रमजीत सर का है, इंग्लिश का चाहिए प्रशांत सर का है। मेरे हिसाब से साइंस का कोई बुक ऐसी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आपके लिए मेरी एक ई बुक आएगी, उसको पढ़ लेना, वो भी काफी रहेगा। वन लाइनर क्वेश्चंस मेरे द्वारा बनाए गए हैं, वो पढ़ लेना, वो भी काफी रहेगा। और ये जो नोट्स मैं आपको बनवा रहा हूँ ये बेहतरीन है, इससे बाहर कोई प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। हाँ, एफ बराबर एम ए, वो बेटा आपको पहले ही बता दिया हमने, पहली क्लास में ही ये बता दिया था, एफ बराबर एम ए होता है, ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। बल का सूत्र है द्रव्यमान गुणा त्वरण, एफ बराबर एम ए, ठीक है, बिल्कुल। अब सुनो बेटा मेरी बात ध्यान से, न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन कहते हैं इस लॉ के अंदर कि बल एक ऐसी चीज है, फोर्स, कि हमेशा ये एक साइड से कभी नहीं लगता। यानी अगर आप सोच रहे हो कि मैंने किसी को फोर्स लगाया, नहीं, आपने अगर लगाया है तो आपके ऊपर भी एक बल कार्य करता है अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। आपने जिधर लगाया आपके ऊपर सामने से लगेगा। यानी ये नियम ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ ऐप पर ही सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। ये नियम ये कहता है कि लिखो, इस नियम में न्यूटन ये कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लिख लीजिए आप लोग, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर। बल हमेशा कैसे काम करता है? जोड़े में काम करता है। ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार बल हमेशा जोड़े में काम करता है। बल हमेशा, बल हमेशा जोड़े में काम करता है। इसमें काम करता है, जोड़े में काम करता है। बल हमेशा जोड़े में काम करता है बेटा। फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर, मतलब अगर ए ने बी पर, इस नियम के अनुसार बल हमेशा जोड़े में काम करता है बेटा। इसका मतलब अगर ए ने, ए कोई ऑब्जेक्ट है, ए ने अगर बी पर फोर्स लगाया है कुछ भी, तो बी ने ए पर जरूर लगाया होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ए ने बी पर लगाया, बी ने ए पर नहीं लगाया बेटा। हमेशा जो है फोर्स लगेगा, दोनों पेयर में लगेगा, जोड़े में लगेगा। यानी इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम से भी जानते हैं बेटा, इसी लॉ को कहते हैं दिस लॉ। इसी लॉ को इसलिए क्या कहा जाता है? दिस लॉ इज कॉल्ड, दिस लॉ इज कॉल्ड, इसी को कहा जाता है, इसी नियम को कहा जाता है एक्शन रिएक्शन लॉ। इसीलिए इस लॉ को क्या कहा जाता है बेटा? इसीलिए इस लॉ को अगर पूछे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसे कहते हैं, यही नियम कहा जाता है। यह नियम क्या कहा जाता है? यह नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, का नियम कहा जाता है। याद रखेंगे बेटा, इस नियम को ही हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है बेटा। क्योंकि एक तरफ से फोर्स लगा तो दूसरे तरफ से भी लगेगा, बल दोनों साइड से लगेगा। मेरी बात समझ पाए बेटा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। कितने बच्चों को, एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे प्यार से दिल भेज के, कितने बच्चों को ये समझ में आए दोनों पॉइंट? फिर हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। बेटा ये नियम ये कहता है कि दोनों फोर्स जो लगे हैं, मान लो ए ने लगाया इसके ऊपर F1 बल एक,
बी ने लगाया इसके ऊपर F2, ये दोनों फोर्स बराबर होते हैं बिल्कुल। क्या कहता है तीसरा पॉइंट हमारा कि ये जो दोनों बल हैं, यानी F1 लगाया इसने, F2 लगाया उसने, ये दोनों एग्जैक्टली एकदम बिल्कुल बराबर होते हैं। हाँ सर बिल्कुल, आपको लग नहीं रहा होगा। देखो अर्थ ने इस मार्कर के ऊपर कौन सा फोर्स लगाया, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, गिर गया। जैसे ही मैंने अपनी उंगली हटाई, जैसे ही मैंने अपनी उंगली हटाई, ये मार्कर तुरंत नीचे गिर जाता है। क्यों गिर जाता है बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशन फोर्स। तो आपको पता है बच्चा, जितना ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ इसके ऊपर लगाती है, ठीक है, जितना ग्रेविटेशन फोर्स, जितना गुरुत्वाकर्षण बल अर्थ धरती इसके ऊपर लगाती है मार्कर के ऊपर, मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, उतना ही फोर्स हमारा मार्कर भी लगाता है। अब तुम कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, सर ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कहूंगा हाँ ऐसा ही है। जितना धरती लगाती है ना इसके ऊपर बेटा फोर्स, किसके ऊपर, मार्कर के ऊपर, उतना ये मार्कर भी लगाता है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर ये मार्कर भी उतना ही लगाता है, ये मार्कर भी उतना ही लगाता है। लेकिन अब तुम कहोगे सर फिर ये मार्कर क्यों खिंचाता है, धरती क्यों नहीं खिंच के जा रही, बेटा मास, द्रव्यमान अर्थ का ज्यादा है ना, तो वो खिंच के क्यों जाएगी, अरे वो खिंच के जाएगा ना जिसका मास कम है। मान लो मैं किसी को पकड़ के खींचूं और वो भी मेरे को पकड़ के खींच रहा है, बराबर फोर्स लगा रहे हैं हम दोनों, वो भी मेरे पर बराबर लगा रहा है, मैं भी उसके ऊपर बराबर लगा रहा हूं, लेकिन खिंच के तो वो जाएगा ना जिसका द्रव्यमान कम है, एक दूसरे की तरफ खिंच जाएगा जिसका मास कम है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स का जो वैल्यू है वो क्या होगा, बराबर, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। यानी ये इधर लगाएगा, अर्थ इधर लगा रही है इस मार्कर के ऊपर, और मार्कर ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, यानी वैल्यू बराबर होगी, बस डायरेक्शन आपकी अपोजिट हो जाएगी बेटा। क्लियर, तो लिखो बच्चे, मैग्नीट्यूड, वैल्यू को क्या कहते हैं हम साइंस की भाषा में, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्स, both forces are equal but direction is opposite, डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, विपरीत हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड बराबर होगा बट डायरेक्शन आर अपोजिट, डायरेक्शन क्या हो जाएंगी उनकी, विपरीत हो जाएंगी। ठीक है, तो लिखो, लिखो, दोनों बल का परिमाण, दोनों बलों का परिमाण, बलों का परिमाण बराबर होता है, बराबर होता है, तथा तथा दिशा विपरीत होती है, तथा दिशा कैसी होती है, विपरीत होती है। कैसी होती है दिशा बेटा, डायरेक्शन तो अपोजिट होगी, सेम डायरेक्शन में लगेगा तो फिर क्या फोर्स है, एक्शन रिएक्शन है बेटा, एक इधर लगा रहा है एक इधर लगा रहा है, बात मेरी समझ पा रहे हो। तो डायरेक्शन अपोजिट होगा लेकिन वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब कुछ और मत समझ लेना, कहीं सोचो पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू होता है ना। सर मेरा फोन चुपचाप था, अभी लाइट आई है तो खुला है, प्लीज बताओ क्लास कब से चालू है। बेटा क्लास को हो गए आधा घंटा कम से कम, चालू होते हुए आधा घंटा तो हो ही गया कम से कम बेटा। ठीक है, बॉल पर मारेंगे उतनी तेजी से रिटर्न होगा, बिल्कुल बेटा, यही तो है हमारा क्या, एक्शन और रिएक्शन। बॉल को जितनी तेज मारोगे आप उतनी तेज वो वापस लौटती है, आराम से मारो नीचे गिर जाएगी, तेज मारो बॉल को तेज लौटेगी। तो ये एक्शन रिएक्शन, जितना बल आपने लगाया उतना बिल्कुल बराबर लगेगा आपके ऊपर, उस बॉल पर जितना फोर्स से मारोगे उतना उसके ऊपर वापस लगेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी दिशा। चौथा पॉइंट बेटा इसके बारे में, डी पॉइंट लिखो बेटा। एक बात और बताता हूं, चौथा पॉइंट भी बहुत जरूरी है। जैसे अर्थ ने इसके ऊपर कौन सा बल लगाया था, पृथ्वी के द्वारा इस मार्कर पर कौन सा बल लगाया गया, गुरुत्वाकर्षण। कौन सा लगाया था, गुरुत्वाकर्षण। तो ये मार्कर जो लगा रहा है अर्थ के ऊपर, ये भी गुरुत्वाकर्षण ही होगा, ग्रेविटेशन। यानी दोनों साइड से, यानी ए ने लगाया बी पर कुछ और बी ने ए पर लगाया, दोनों बल जो लगेंगे वो दोनों एक जैसे होंगे। यानी बल के तो बहुत टाइप होते हैं, फोर्स के तो पता नहीं कितने टाइप होते हैं, लेकिन जो टाइप का फोर्स एक साइड से लगेगा वही टाइप का दूसरी साइड से भी लगेगा। जैसे अगर एक साइड से गुरुत्वाकर्षण लग रहा है तो ये मार्कर भी गुरुत्वाकर्षण लगाएगा, एक साइड से फ्रिक्शन घर्षण बल लग रहा है तो घर्षण लगेगा, कूलाम्बिक फोर्स लग रहा है कूलाम्बिक लगेगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, दोनों साइड से लगने वाला जो बल है, एक्शन और रिएक्शन जो हो रहा है, दोनों साइड से जो बल लगेगा वो एक जैसा होगा, उसका नेचर, उसका टाइप एक जैसा होगा। ठीक है, बात समझ पाए बेटा। हाँ,
याद रखेंगे मोमेंटम मींस क्या होता है बेटा, वो पूरा पढ़ा दिया रंजीत जी, आपको पूरी क्लास देखनी पड़ेगी शुरू से। मोमेंटम मतलब चोट लगना, P बराबर mv फॉर्मूला होता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों लिखो, नेचर, नेचर का मतलब ये भी कह सकते हैं हम टाइप, यानी दोनों बल जो लग रहे हैं आमने सामने से उनका टाइप कैसा होगा, सेम। नेचर या टाइप ऑफ बोथ फोर्सेस, बोथ फोर्सेस विल बी सेम, विल बी सेम। लिखो बेटा, दोनों बल की प्रकृति, दोनों बल की प्रकृति समान होगी। दोनों बल की प्रकृति क्या होगी बेटा, समान होगी। प्रकृति का मतलब प्रकार जो होगा ना, सेम टाइप। जैसे गुरुत्वाकर्षण है तो एक साइड से दूसरी साइड से भी गुरुत्वाकर्षण, घर्षण है तो घर्षण, यानी दोनों जो टाइप होंगे वो क्या होंगे आप लोगों के, बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, दोनों टाइप जो होंगे वो क्या होंगे, सेम। अब लास्ट पॉइंट एक और आता है बेटा, डी पॉइंट, हमारा पांचवा पॉइंट। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं बाबू, ताकि एक ही स्लाइड पर सब कुछ आ जाए। चलो, लास्ट पॉइंट है, इंपोर्टेंट है ये भी, पांचवा पॉइंट। बेटा दोनों जो फोर्स लगते हैं, यानी ए ने बी पर लगाया या बी ने ए पर लगाया, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये दोनों एक ही लाइन पर लग रहे हैं। यानी इसी लाइन पर ए बी पर लगा रहा है और इसी लाइन पर बी ए पर लगा रहा है। और ऐसे पॉइंट या ऐसे फोर्स जो एक लाइन पर आते हो उनको कोलिनियर कहा जाता है, संरेखी। मैथ में पढ़ते होंगे ना कोलिनियर पॉइंट्स, संरेखी बिंदु जिनको कहते हैं, एक ही लाइन पर आने वाले पॉइंट या एक ही लाइन पर जो आने वाले बल हैं, फोर्स हैं, उसको क्या कहते हैं, कोलिनियर फोर्स के नाम से जाना जाता है। यानी कोलिनियर का मतलब संरेखी, एक ही रेखा में आने वाले। तो ये जो दोनों बल लगते हैं, वो F1 F2, ए ने बी पर लगाया बी ने ए पर लगाया, तो ये एक ही लाइन पर लग रहे होंगे, एक ही रेखा पर लग रहे होंगे। यानी लिखो, बोथ फोर्सेस आर, बोथ फोर्सेस आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, इन ए लाइन, इन ए लाइन, एक ही रेखा में। लिखो, दोनों बल, दोनों बल संरेखी होंगे। क्या होंगे, दोनों बल संरेखी होंगे, एक ही रेखा में लगेंगे, एक ही रेखा में लगेंगे। यानी आमने सामने से एक ही लाइन पर वो लग रहे होंगे, F1 भी और F2 भी। सर्पी घर्षण क्या होता है बेटा, वो सब हम बताएंगे बाबू, चिंता मत करो। घर्षण बल आने तो दो, उसके 3 प्रकार बताएंगे। ठीक है, सर्पी घर्षण क्या है, रोलिंग घर्षण क्या है, ठीक है, घर्षण की गुरुत्व सीमा, हर चीज को बताऊंगा डिटेल में। घर्षण के 3 टाइप पढ़ाऊंगा, 2 और पढ़ाऊंगा, हर चीज को बेटा मैं बताऊंगा। सर्पी घर्षण का मतलब है जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर घसीट के ली जाती है। ठीक है, हर चीज को बेटा मैं आपको बताऊंगा, बस वेट करो, टॉपिक का वेट करो। घर्षण बल जब आएगा तो पूरा डिटेल में फॉर्मूला भी बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा। ठीक है, इतना ही नहीं कि घर्षण बल विपरीत काम करता है, बस इतना बताने से काम नहीं चलेगा। यहाँ प्रॉपरली आप बैच में पढ़ रहे हो तो पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया जाएगा। एक बात बताओ, किस किस को ये पांचों पॉइंट समझ में आए। ये थर्ड लॉ है, कितने पॉइंट से मिलकर बना है थर्ड लॉ बेटा, 5 पॉइंट से मिलकर बना है। और जिसने ये 5 पॉइंट समझ लिए, इसका मतलब क्या है बेटा, थर्ड लॉ है। ठीक है, सीताराम सर जी आप जाएं अब। अच्छा, भगा रहे हो हमको कृष्णा। ठीक है, ठीक है बेटा, बस 5 मिनट और पढ़ाएंगे आप लोगों को, थोड़ी सी देर। अब सुनो, एक टॉपिक अगला आता है हमारा थर्ड लॉ के अलावा। लिखें अगला टॉपिक, इम्पल्स। क्या आता है बेटा, अगला टॉपिक जो हमारा आता है, इम्पल्स। इम्पल्स को हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं इम्पल्स को। ठीक है, आवेग क्या होता है, सुनो बेटा। देखो, जैसे मेरे पास ये बैट है, ये मेरे पास बैट है, ये मेरे पास बैट है। ठीक है, ये बैट है और ये है मेरे पास बॉल। बैट से मैंने बॉल को, जैसे बॉलर ने मेरे बॉल फेंकी, मैंने मारा छक्का, चौका, एकदम है, एकदम मैं अब खिलाड़ी हूं तो मैंने छक्का दिया, चौका दिया। बात समझ पा रहे हो बेटा। तो मतलब बेटा, पता है बैट से मैंने इस बॉल के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया। बैट से मैंने इस बॉल के ऊपर क्या लगाया, फोर्स। फोर्स का मतलब क्या लगाया, बल। लेकिन एक बात बताओ, ये जो बॉल बैट को टच किया था, यानी ये जो बॉल ने बैट को टच किया, ये छोटे से टाइम के लिए किया होगा, यानी 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। यानी जैसे ही बॉल आई, टकराई बैट से, तो एकदम से चली गई। यानी कि 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए क्या किया होगा बेटा, टच किया होगा। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है,
सुनो बेटा ध्यान से, यानी जैसे ही बॉल बैट पर पड़ी तो 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए बॉल ने क्या किया होगा, बैट को टच किया होगा, उसके बाद ये सीधी चली गई होगी। यानी कि जितना बल इस बैट से आपने बॉल के ऊपर लगाया गुणा जितने टाइम के लिए लगाया, यानी 1 सेकंड 2 सेकंड, छोटा सा टाइम कहते हैं, स्मॉल टाइम। ये टाइम जो होगा ये क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत कम समय होगा बेटा, ये जो टाइम होगा ना 1 सेकंड 2 सेकंड। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, और यही क्या आ जाता है हमारा, इम्पल्स आ जाता है। यही हमारा किसका फॉर्मूला आ जाता है, इम्पल्स का। यही हमारा किसका फॉर्मूला आ जाता है बेटा, जल्दी से बोलो। यही हमारा आवेग का फॉर्मूला आ जाता है बेटा। थर्ड लॉ का कोई फॉर्मूला नहीं है पीयूष राणा जी, थर्ड लॉ में सिर्फ पॉइंट ही पॉइंट है आपके, ठीक है। चलो बेटा समझ पाए, तो यानी इम्पल्स जो होता है ये क्या बताता है, इट इट टेल द वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी यह उस बल की वैल्यू को बताता है अप्लाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम। यह उस बल की वैल्यू को बताता है जो कम समय के लिए लगता है। मैं लिख देता हूं हिंदी में, यह उस बल के मान को बताता है, बल के मान को बताता है जो थोड़े समय के लिए लगा हुआ है, थोड़े समय के लिए लगा है। याद रखेंगे, थोड़े समय के लिए जो लगा है उसके वैल्यू को ये बताता है, तो इसका नाम क्या है बेटा, इम्पल्स है, ठीक है। अच्छा बताओ, इसकी एसआई मात्रक क्या होगा, कौन बताएगा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके मुझे रिप्लाई करो। देखता हूं कौन बच्चा सबसे पहले इसका यूनिट रिप्लाई करता है, फटाफट से, गलती नहीं करनी है, एक भी बता रहा हूं पिटाई हो जाएगी। बताओ बेटा, जल्दी से बताएंगे। कृष्णा जी कह रहे हैं आप हमारे अच्छे सर जी हैं, धन्यवाद बेटा। बताओ, तो यूनिट क्या हो जाएगा, देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, न्यूटन सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा, याद रखना। फोर्स का होता है न्यूटन, टाइम का होता है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड इज द राइट आंसर। न्यूटन सेकंड जो होगा ये क्या होगा, इसका सही जवाब होगा, ठीक है। हाँ, इम्पल्स को आई से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जे से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। जे भी आप लोग कह सकते हो, आई भी कह सकते हो, आई भी मिल जाएगा कभी कभी आपको, जे भी मिल जाएगा बेटा, ठीक है। चलो, तो यूनिट जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यूनिट, देखते हैं कौन लिखेगा। ठीक है, आई से भी कर लेते हैं, जे से भी कर लेते हैं, ठीक है बेटा। किलोग्राम मीटर, पागलो गलत बता रहे हो तुम लोग। फोर्स का होता है न्यूटन सेकंड, या फिर ऐसे भी दूसरी यूनिट भी याद रखना, एक और होता है, देखो फोर्स का एक मैंने आपको बताया था केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड से सेकंड कट जाता है तो केजी मीटर पर सेकंड भी इसका यूनिट होता है, ठीक है भाई। इसका हमने बताया था ना, मास इनटू एक्सीलरेशन मास का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड भी इसका यूनिट होता है, याद रखेंगे, बिल्कुल। प्रदीप जी का स्वागत है, इनकी पहली क्लास है। न्यूटन सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड भी इसका यूनिट होता है बेटा, ठीक है बाबू। चलो अब एक पॉइंट लास्ट लिख दो, उसके बाद क्लास खत्म। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जैसे आपका मोमेंटम होता था वो भी वेक्टर क्वांटिटी थी, संवेग जो पढ़ाया, चोट का लगना, और इम्पल्स भी आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, लिख लो। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि है। यह क्या है बेटा, यह एक सदिश राशि है। यह भी क्या है, एक सदिश राशि है, याद रखेंगे। यह एक सदिश राशि है। सदिश उसे कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जिसमें परिमाण भी होता है, मैग्नीट्यूड भी, और जिसमें डायरेक्शन होता है, उसको बेटा सदिश कहते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, याद रखेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, सभी को याद रहेगा बेटा। आदित्य सर का क्लास जल्दी ही होगा, सुदेशा कुमारी जी, सभी को गुड मॉर्निंग, सत्यम यादव जी। चलिए, ऐसा यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ऐसा ही कहते हैं अंतरराष्ट्रीय इकाई, मापने का अंतरराष्ट्रीय यूनिट जो होता है उसे कहते हैं। करंट डेंसिटी होता है बेटा शिवम ठाकुर जी, करंट अपॉन एरिया,
उसे करंट डेंसिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसे पढ़ाएंगे हम, जब करंट वाला टॉपिक आएगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक, तब पढ़ाएंगे बेटा विद्युत घनत्व। ठीक है, करंट डेंसिटी एरिया अपॉन क्या होता है, करंट अपॉन एरिया, आई बटे ए। ठीक है, क्लास का टाइमिंग नोट कर लो बेटा, रेगुलर। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे, और इसकी कल देखो, कल की क्लास में मैं आपको बता देता हूँ, कल की क्लास में हम क्या करेंगे। उम्मीद है बेटा आज आपको मोशन के ये तीनों तीनों लॉ मैंने पढ़ाए, ये आज कल हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस, यानी जितना भी आपको थ्योरी पढ़ाया, इसके क्वेश्चंस, पहले इसकी थ्योरी जो बचा हुआ है एक दो टॉपिक उसको करेंगे, क्वेश्चंस प्लस न्यूमेरिकल कल की क्लास में हम करेंगे बेटा। याद रखना कल सभी को आना है, कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और कल सभी को मैं हैप्पी न्यू ईयर भी विश करूंगा, क्योंकि कल के बाद फिर तीन तीन दिन बाद पढ़ाऊंगा, क्योंकि कल सैटरडे है, तो कल मैं भी अपने घर चला जाऊंगा। हाँ, यूपी, उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया, मम्मी पापा के साथ, मम्मी पापा के पास, साथ नहीं, मम्मी पापा के पास चला जाऊंगा कल आपकी क्लास पढ़ाने के बाद। तो फिर हम मिलेंगे न्यू ईयर के बाद, कल हमारी लास्ट क्लास होगी। ठीक है, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और क्लास का टाइमिंग जो है बेटा, लिख लो, क्लास का जो टाइमिंग हमारा होगा वो कितने बजे से होगा, रेगुलर 11 बजे से लेकर 12 बजे। चाहे धरती पलट जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, आपको बेटा क्लास छोड़नी नहीं है, याद रखना आप लोग। ठीक है, यूट्यूब का भी मैं टाइम लिख देता हूँ, ये तो आपका एप्लीकेशन का टाइमिंग है। अगर जो बच्चे पूछ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे, कि सर यूट्यूब पर क्लास कब होती है, तो बेटा यूट्यूब पर होती है 10 बजे से लेकर हमारी 11 बजे क्लास होती है, रैंकर्स गुरुकुल पर। ठीक है, रैंकर्स गुरुकुल आपका यूट्यूब चैनल, याद रखेंगे आप लोग इसको भी। और टेलीग्राम चैनल भी यही है, RG रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल। ठीक है, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। कैसी लगी आज की क्लास, और चलो, कैसी लगी आज की क्लास, फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और खुश रहिएगा, नोट्स बनाइएगा और उनको रिवीजन कीजिएगा बेटा। मिलते हैं कल आपसे फिर 11 बजे, और 10 बजे भी, 10 बजे यूट्यूब पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।